नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि टेट के विभिन्न एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका अभी राजस्थान का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका झारखंड टेट का होने वाला है, हरियाणा टेट होने वाला है और यूपी टेट और बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को। तो एक सेट मैं इसका पहले दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये आपका दूसरा सेट है। तो चलिए, पिछले क्वेश्चनों को मैंने 17 क्वेश्चंस करवाए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चंस इस सेट में आपको मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की त्रिकोण का भाग नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो वो कौन सा नहीं हो सकता है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव, इस प्रकार से टेट क्वेश्चंस पूछती है, उसी लेवल से लेके आया हूँ और राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और विभिन्न एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ये आपका शैक्षिक उद्देश्य भी होता है और आपका मूल्यांकन होता है, अधिगम अनुभव होता है, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं होता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोण आपका जो है, ये 3 इसके पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य। क्या होता है दोस्तों, शिक्षण उद्देश्य होता है। ये होता है अधिगम अनुभव। अधिगम दोस्तों अनुभव। अगला दोस्तों होता है मूल्यांकन। ये आपका दोस्तों होता है दोस्तों, दूसरा होता है मूल्यांकन। तो ये जो है, ये जो आपका होता है मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को पता चलता है। वह कक्षा का वर्गीकरण योग्यता के आधार पर किया जा सकता है और मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिकोण तत्व सम्मिलित होते हैं, जो आपके सामने जो है दिए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कि उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है और समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का ये भी एक महत्व हो सकता है और समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये भी जो है हो जाता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। दोस्तों इस प्रकार से कथन टेट 1 से 2 से 1 से 3 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं। जैसे कि यूपी टेट में कभी कभी 3 से 3 क्वेश्चंस इस तरह से कथन पूछ लिया करती है टेट। इसी प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण कथन होंगे ये मैं एक बार एक क्लास में लेके आऊँगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, वुडवर्थ ने, रास ने या एनास्टसी ने, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो कहा था, ये कहा था रास ने, रास महोदय ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, किस वर्ष में होता है। तर्क जिज्ञासा निरीक्षण, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 11 वर्ष की उम्र में जो है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आपने देखा होगा जो बालक होता है जब 11 वर्ष की उम्र में होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ से होता है, ऐसा करने से क्या होता है। तो ये बच्चों में आदत होती है, इस उम्र में बच्चों में इसका विकास हो जाता है, जो कि 11 वर्ष के उम्र में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं की चर्चा की गई है, जो इनकी उम्र बताई गई है, प्याजे ने बताया है। पहली अवस्था क्या दोस्ती है, संवेदी प्रेरक। पहला दोस्तों है संवेदी प्रेरक, ये 2 से
0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें समस्त संवेदी अंगों तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होते हैं। अगला जो है आपका पूर्व क्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है। इसमें संकेत चिन्हों के द्वारा बातों को समझा जाता है। अगला आपका तीसरा आपका जो होता है यह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सोचना एवं वस्तुओं को पहचान कर वर्गीकरण करना सीख जाता है। और चौथी अवस्था जो पियाजे की बताई गई है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की उम्र में होती है। और इसमें बच्चा जो होता है अप्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में तर्क एवं चिंतन करना, समूह में जुड़कर काम करना और आदर्श चिंतन का विकास आदि हो जाता है दोस्तों। तो ये 4 अवस्थाएं पियाजे की बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो आपका होता है ये आपका होता है स्नायु मंडल भी हो जाता है आपका, मांसपेशियों की वृद्धि ये भी शारीरिक क्षेत्र का क्षेत्र है, और एनाक्राइन ग्लैंड्स ये भी हो जाएगा। अर्थात ये सारे आपके जो ऑप्शन दी गई हैं ये सभी शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? तो ये जो आपकी अवस्था होती है दोस्तों ये उत्तर बाल्यकाल होता है, जिसमें घूमने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि ये उम्र जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की आयु को, जैसा क्या जानते हैं 7 से 11 वर्ष की आयु को शालेय अवस्था कहते हैं या एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक सभी स्तरों पर विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। और इसी में ही माता पिता इन्हें कठिन अवस्था कहते हैं। यही जो अवस्था होती है बालकों की ये बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि बालक माता पिता की अपेक्षा अपने साथियों को अधिक महत्व देता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो थार्नडाइक सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत ये थार्नडाइक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। ये जो है आपका समान अवयव का सिद्धांत या अनुरूप तत्वों का सिद्धांत अधिगम अंतरण का थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अंतरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में दोनों स्थितियों की विषय वस्तु, दृष्टिकोण, कार्यविधि और उद्देश्य इत्यादि बातें भी समान हों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम क्या नहीं है दोस्तों? क्या समानता का नियम है, या भिन्नता का नियम है, या अप्रेरणा का नियम है, या फिर आपका प्रत्यागमन का नियम है? तो दोस्तों ये समानता वंशानुक्रम का नियम जो है समानता का नियम भी आता है, प्रत्यागमन का भी आता है, भिन्नता का भी आता है, लेकिन अब अभिप्रेरणा का वंशानुगत नियम नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, वही आपका क्या है? अभिप्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? तो जो पूर्ण विकसित हो जाती हैं तो वो जो आपकी अवस्था दोस्तों हो जाएगी वो 3 से 4 वर्ष की उम्र होती है। 3 अथवा 4 वर्ष की उम्र होती है जिसमें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत में क्या सीखते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा पारस्परिक अनुकूलन। पारस्परिक अनुकूलन जो है वो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि अधिगम संरचनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम या विभेदीकरण अधिगम तथा सिद्धांत अधिगम की परिस्थितियों में किया जा सकता है। और संकेत अधिगम पारस्परिक अनुकूलन को सिखाता है।
जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो अर्जित प्रेरक इसमें क्या हो सकता है? तो जो ये किसी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, इसमें अर्जित प्रेरक दो दिए गए हैं, जो कि आपका अर्जित प्रेरक कह सकते हैं। तो आपका पुरस्कार भी अर्जित प्रेरक हो जाता है और आपका रुचि भी अर्जित प्रेरक हो जाता है। तो ये ऑप्शन, इसके दो ऑप्शन दोस्तों सही हो जाते हैं, क्योंकि प्रेरक शक्ति का मूल स्रोत है जो कि मानव को क्रियाशील बनाता है, और भूख जो प्यास, विश्राम, काम, नींद, ये सभी जन्मजात प्रेरक के उदाहरण हैं, और इनको जैविक अथवा शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। तो ये आपके दो ऑप्शन इसके दोस्तों सही हो जाएंगे। अगला है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा दोस्तों वर्णित होती है या क्या होती है अभिप्रेरणा? ये भावात्मक जागृत द्वारा जो है अभिप्रेरणा वर्णित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जो संगठन में संचालित होती है वह व्यक्ति के कार्य निष्पादन को अधिकतम बनाने के लिए प्रयासरत होती है। इस क्रम में अभिप्रेरणा कार्य कुशलता के गुणनफल को दर्शाते हुए उच्च निष्पादकता प्राप्त करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है? निम्न में से कौन सा पहलू है? तो चिंतन जो आपका पहलू बताया गया है, ये ज्ञानात्मक चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू मानसिक क्रिया का बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लेके आऊँगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने और मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और विभिन्न एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए ये CDP के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो